हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का भाग 2। हम लोगों ने ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सीरीज स्टार्ट की है। जितने भी आपके सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट या फिर केवीएस से रिलेटेड या फिर रीट से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें हम लोगों ने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं। हम इसमें 500 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, जिसका हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस कवर अप कर चुके हैं। आज ये उसका सेकंड टाइप है, सेकंड भाग है। यानी कि आप हमें हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ ई बुक्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नहीं तो आप इस नाम से सर्च कर सकते हो और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस लेक्चर का भी जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ वो हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, 2 ब्लॉग चल रहे हैं वो देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट है, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वहाँ जाके पीडीएफ बुक चेक कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है डी। सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, आप किसी नई कक्षा में गणित के शिक्षक के रूप में जाते हैं। आपको एक सफल एवं प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? इसका सही जवाब है ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का। चलिए अगला सवाल। प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार के शिक्षार्थियों को हस्तशिल्प की शिक्षा देना उपयुक्त है? का सही जवाब है बी, पिछड़े शिक्षार्थियों का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समावेशी शिक्षा में निहितार्थ है। इसका सही जवाब है ए, सामान्यीकरण। चलिए अगला सवाल। निम्न में से कितने किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है? इसका सही जवाब है ए, कोहलबर्ग ने। चलिए अगला सवाल। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षक की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की, डैश सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। का सही जवाब है बी, सहभागिता। चलिए अगला सवाल। स्व आकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है कि? इसका सही जवाब है सी, शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतः क्रिया करते हैं, तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया चलती है। इसका सही जवाब है ए, सतत रूप से। चलिए अगला सवाल। विकास की शैशवावस्था में सामवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इसका सही जवाब है ए, निरीक्षण से। चलिए अगला सवाल। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका सही जवाब है डी, बंदूर और वाल्टर्स ने। चलिए अगला। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही जवाब है सी, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा एवं स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है बी, डेटिंग करना। चलिए अगला देखते हैं। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता। इसका सही जवाब है बी, बाल्य अवस्था को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौनों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खेलते हैं। इससे बच्चों में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? इसका सही जवाब है सी, एकता एवं सहयोग की भावना का। चलिए नेक्स्ट। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? का सही जवाब है बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए अगला सवाल। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों को समावेश हो जाने को क्या कहा है? इसका सही जवाब है सी, सातवीकरण। चलिए अगला सवाल। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब है बी, बालक के मनोविज्ञान को समझना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है, यदि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष हो तो आप उसकी बुद्धि बुद्धि लब्धि होगी। इसका सही जवाब है सी, 120। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? इसका सही जवाब है सी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है? का सही जवाब है डी, तार्किक चिंतन। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही जवाब है ए, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? इसका सही जवाब है ए, शिक्षार्थियों की को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। इसका सही जवाब है डी, गाल्टन ने। चलिए अगला सवाल। शिक्षार्थी की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? इसका सही जवाब है बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। चलिए अगला सवाल। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है?
का सही जवाब है ए, शैश व्यवस्था। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब है सी, अध्ययन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? का सही जवाब है ए, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों का समानता। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों का सबसे कम लाभ होगा? का सही जवाब है बी, जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? इसका सही जवाब है बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए अगला सवाल। अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। का सही जवाब है ए, कर्ट लेविन द्वारा। चलिए अगला सवाल। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। इसका सही जवाब है ए, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। चलिए अगला। किसी बालक में तर्क के आधार पर सोचने की क्षमता के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। का सही जवाब है ए, भाषा संप्रेषण में निपुणता। चलिए अगला सवाल। समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वन मानुषों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय है? इसका सही जवाब है कोहलर स्किनर के भी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? इसका सही जवाब है बी, गुणात्मक प्रतिरूप। चलिए अगला सवाल। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? इसका सही जवाब है डी, इस सिद्धांत की सहायता से शिक्षार्थियों के लिए अधिगम स्रोतों एवं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। चलिए अगला सवाल। समावेशी शिक्षा को शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। इसका सही जवाब है डी, सामान्य एवं अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। चलिए अगला सवाल। पढ़ने से संबंधित अक्षमता है। इसका सही जवाब है ए, डिसलेक्सिया। चलिए अगला सवाल। प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर। इसका सही जवाब है सी, जॉन ड्योरवी। चलिए अगला सवाल। कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तित्व कारक है।
का सही जवाब है सी, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। चलिए अगला सवाल। किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है? का सही जवाब है ए, जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? का सही जवाब है ए, कोहलबर्ग ने। चलिए अगला देखते हैं। एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। का सही जवाब है डी, सभी को समान रूप से। चलिए अगला सवाल। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? इसका सही जवाब है ए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक है। इसका सही जवाब है बी, चिंतन के साथ सार्थक रूप से समायोजन करना। चलिए अगला देखते हैं। मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तित्व एवं सामाजिक समायोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? तो सही जवाब है डी, मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। चलिए अगला सवाल। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। इसका सही जवाब है डी, छात्र छात्राओं को दो वर्गों में बांटकर उनके सामाजिक उद्देश्यों अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? का सही जवाब है ए, मन। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है। इसका सही जवाब है ए, विद्यालय आधारित आकलन। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी पीडीएफ ई बुक्स परचेज करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की आप हमारी वेबसाइट देख सकते हैं, जिसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, पार्ट 3 में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।